कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। या मैं यूं कहूं कि जब किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके साथ क्या क्या होने वाला है आज हम देखेंगे। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही होता है, मोस्ट ऑफ द चांस ये होता है कि डाइपोल को जो रखा जाएगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, लेकिन कई बार क्वेश्चन जेईई एडवांस में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी पूछे जाते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं केवल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो आती है कूलम्स लॉ से। वहां पे बोला जाता है कि फोर्स पर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से बना लेते हैं, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को शो करने के लिए हमें क्या बनानी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी होती है। और इसके अंदर एक काम करते हैं, डाइपोल को रख देते हैं। इसके अंदर एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, एक डाइपोल को रख देते हैं। क्या आप लोग डाइपोल को जानते हैं? क्या आप लोग डाइपोल को जानते हैं? डाइपोल वो है जो दो पॉइंट चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और पोलैरिटी अलग अलग हो, उनको किसी बहुत कम डिस्टेंस से सेपरेट किया गया हो, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। डाई मतलब दो, पोल मतलब दो पोल। यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज का पोल है और एक माइनस क्यू चार्ज का पोल है, और ये इसका डाइपोल का क्या है? सेंटर। यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है? L, और यहां से भी इसकी डिस्टेंस कितनी है? L। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। अब आप ध्यान से देखिए कि कोई भी पॉइंट चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, जैसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर अगर कोई पॉइंट चार्ज को किसी भी जगह पे रखा जाएगा, मान लो यहां पे किसी पॉइंट चार्ज प्लस क्यू को रखा गया, तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? QE लगेगा। कितना लगेगा स्टूडेंट्स? QE। मतलब अगर प्लस वाले को रखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या लगेगा? फोर्स। लेकिन अगर किसी माइनस क्यू चार्ज को रखा जाएगा उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर है? तो ये इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम डाइपोल के प्लस क्यू चार्ज पे। तो डाइपोल के इस प्लस क्यू चार्ज पे आपको क्या लगता है कि इस डायरेक्शन में एक FE लगेगा, जो क्या होगा? QE होगा। बोलो क्लियर है? समझ में आ रही है बात? वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखेंगे अपन, कोई बात नहीं, अपने को केवल यहाँ पे चीजों को समझना है। यहाँ हमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देना है, हमें यहाँ पे फोर्स को समझना है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना लगेगा? QE। और इस माइनस क्यू चार्ज पर भी कितना लगेगा? F। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा स्टूडेंट्स? QE। बस इनकी डायरेक्शन क्या होगी? डिफरेंट होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन आप यहां से देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगने से, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होने से और मैग्नीट्यूड सेम होने से, यहां से जो नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? यहां पर जीरो हो जाएगा। क्लियर है? यहां पे मैं कौन से फोर्स की बात कर रहा हूं? जो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए जवाबदेह है, जो ट्रांसलेटरी मोशन को करने के लिए जिम्मेदार है, वो वाला फोर्स यहां पे क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन अगर आप यहां से एक छोटा सा टॉपिक समझें जिसको बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो टॉर्क में आप देखेंगे कि यहां पर क्या लग सकता है? टॉर्क लग सकता है। ध्यान से देखिए। अच्छा, टॉर्क की जो डेफिनेशन होती है वो होती है टाउ इज इक्वल्स टू F परपेंडिकुलर D, या फिर टाउ इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई D परपेंडिकुलर, F मल्टीप्लाई D परपेंडिकुलर F क्रॉस D। क्लियर है? या तो फोर्स को परपेंडिकुलर ले लीजिए या फिर डिस्टेंस को परपेंडिकुलर ले लीजिए।
अगर फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है तो डिस्टेंस को परपेंडिकुलर ले लीजिए, टॉर्क आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहां से थोड़ा ध्यान से देखिए कि इस क्यू चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है, इस फोर्स की वजह से एक टॉर्क जनरेट हो रहा है। इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, एक टॉर्क जनरेट हो रहा है। फिर से बताता हूं आपको, जैसे मान लेते हैं ये एक रॉड है और यहां पे मैंने इसको हिंज किया हुआ है और मैंने यहां से आर डिस्टेंस दूर एक फोर्स लगाया है। आर डिस्टेंस दूर मैंने क्या लगाया है स्टूडेंट्स, एक फोर्स लगाया है। क्या लगता है आपको ये इस डायरेक्शन में घूमनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल ये इस डायरेक्शन में घूम जाएगी। ये किस वजह से घूमेगी? ये घूमेगी स्टूडेंट्स टॉर्क की वजह से। किसकी वजह से घूमेगी? ये टॉर्क की वजह से, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, F क्रॉस डी। तो यहां से ये F है और ये D है, मतलब ये R है या D है जो भी है, तो परपेंडिकुलर है एक दूसरे से फोर्स, और डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या जनरेट होगा, एक टॉर्क जनरेट होगा। तो यहां से जो टॉर्क आएगा वो F से लेके D की ओर घुमाना है, स्क्रू रूल जिसे बोलते हैं। तो F से उठा करके D की ओर घुमाना है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो इसका टॉर्क किधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो ऐसे ही अगर मैं यहां से बात करूं कि ये कितने एंगल पे रखा गया होगा, मान लेते हैं ये थीटा एंगल पे रखा गया होगा, तो आप मुझे बताइए कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, L। ये थीटा है तो क्या होगी, L cos थीटा, और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L sin थीटा। क्लियर है, दिख रहा है आप लोगों को साफ, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये क्या हो जाएगी, L cos थीटा, और ये क्या हो जाएगी, L sin थीटा। अब आप देखिए क्या फोर्स और ये जो डिस्टेंस है एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन चुके हैं, तो क्या ये टॉर्क पैदा करेंगे? जी हां, बिल्कुल टॉर्क पैदा करेंगे। फोर्स की डायरेक्शन से L sin थीटा की डायरेक्शन, मतलब D की डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको रोटेट करेंगे, तो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो यहां पे इस डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, टॉर्क लग जाएगा। इस डायरेक्शन में क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स, टॉर्क लग जाएगा। क्लियर है, आ रही है बात समझ में आप लोगों को? बहुत बढ़िया। क्या यहां पर भी लगेगा? जी बिल्कुल, यहां पे भी लगेगा। तो यहां से ये वाली जो एंगल थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये क्या हो जाएगी, L cos थीटा। फिर से ये कितना हो जाएगा, L sin थीटा। क्लियर है। तो क्या ये वाला डायरेक्शन का जो टॉर्क है वो कैसा है, क्लॉकवाइज। कैसा है स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज। और इस वाला डायरेक्शन का टॉर्क F इधर है और D इधर है, तो F क्रॉस D, देखो ध्यान से, F क्रॉस D ये भी क्या है, क्लॉकवाइज। तो ये भी टॉर्क किधर लगेगा, क्लॉकवाइज लगेगा। ध्यान से देखो, ये टॉर्क भी किधर लगेगा, अब क्लॉकवाइज लगेगा। क्या ये टॉर्क की वजह से रोटेट करेगा, डाइपोल क्या टॉर्क की वजह से रोटेट करेगा? क्या ये ट्रांसलेटरी मोशन कर पा रहा था? जी नहीं, ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि नेट फोर्स यहां डाइपोल पे क्या था, जीरो। लेकिन नेट टॉर्क यहां डाइपोल पे जीरो नहीं है। द नेट टॉर्क इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क निकल के आ गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क निकल के आ गया। ये यूं घूम जाएगा, ये यूं घूम जाएगा। जैसे ही किसी थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे ही किसी थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा जाएगा, तो यहां से ये घूम जाएगा। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? तो यहां से टाउ नेट लिखते हैं। टाउ नेट का मतलब ये टाउ 1, इसको चार्ज 1 नाम देते हैं, इसको चार्ज 2 नाम देते हैं। क्लियर है। तो यहां पे जो टाउ 1 लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या लिखा जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टाउ 1 लिखा जाएगा, तो फोर्स कितना है, QE। फोर्स कितना है, QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L sin थीटा। कितनी है, L sin थीटा। क्या टाउ 2 भी लिखा जाएगा, क्या टाउ 2 भी लिखा जाएगा? जी बिल्कुल, टाउ 2 भी कैसे लिखा जाएगा, QE L sin थीटा। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सिंपली क्या हो जाएंगे, ऐड। तो जो टाउ नेट कैलकुलेट होगा वो कितना होगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2। टाउ नेट कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है। तो टाउ 1 कितना है, QE L sin थीटा, और यहां से टाउ 2 भी क्या है, QE L sin थीटा, मतलब 2QE L sin थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? टाउ नेट की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है।
2QEL sin थीटा क्या हो चुकी है? 2QEL sin थीटा। क्या आप यहां से थोड़ा ध्यान से देख करके क्या आप मुझे डाइपोल मोमेंट के बारे में बता सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या हुआ करता था? Q इंटू 2L हुआ करता था। क्या डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L हुआ करता था? जी हां, बिल्कुल Q इंटू 2L ही होता था। क्या आप इसे Q को और इस 2 और L को क्या Q इंटू 2L के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या बात समझ में आ रही है? Q इंटू 2L क्या बन जाएगा? PE साइन थीटा। तो टाउ नेट कितना कैलकुलेट हो चुका है? PE साइन थीटा। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, कितना कैलकुलेट हो चुका है? PE साइन थीटा टाउ नेट कैलकुलेट हो चुका है। मतलब इस कंडीशन पे जो इस पे टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा? PE साइन थीटा। तो जो टॉर्क हुआ वो हुआ PE साइन थीटा। क्या हम इसे P क्रॉस E बोल सकते हैं? जी हां, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या हम इसे E क्रॉस P बोल सकते हैं? क्या हम इसे E क्रॉस P बोल सकते हैं? जी नहीं, हम इसे E क्रॉस P नहीं बोल सकते हैं। हम इसे E क्रॉस P नहीं बोल सकते हैं क्योंकि E क्रॉस P के अंदर डायरेक्शन टॉर्क की क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अच्छा, P क्रॉस E का मतलब क्या है? P की डायरेक्शन। P क्या है? डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। P वेक्टर का मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, भैया डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? -2 होती है। तो ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, क्लियर है? ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है P, और ये किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो P क्रॉस E का मतलब क्या है? P पे स्क्रू रखना है और E की डायरेक्शन में घुमाना है। ध्यान से देखो, ये क्या है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहां से क्या करना है? डाइपोल मोमेंट पे अपने स्क्रू को रखना है और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ घुमाना है। P क्रॉस E का मतलब ही यही होता है। E क्रॉस P एक अलग चीज है, E क्रॉस P में अलग हो जाएगा, लेकिन यहां से P क्रॉस E में इस डायरेक्शन में आने लगेगा। आई होप सो स्टूडेंट, ये टॉपिक आप लोगों को जो ये डेरिवेशन है PE sin थीटा टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी आप लोग रेडी रहिए, मैं भी जल्दी ही अपलोड करूंगा। 12th फिजिक्स में बहुत सारे वीडियोस आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।